कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार अहमद लेते थे और मैं बावर्ची खाने में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध उबाला और मैं एक गोली डाल दी ताकि अहमद को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अहमद के कमरे में चली गई। अहमद बड़े गौर से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आया अहमद खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अहमद ने शर्माते हुए कहा, फूफी मिन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। अहमद ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही फिर जो हुआ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम थना है, मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवान रहता है और मेरी हेट तकरीबन 5 फुट 3 इंच है। जब मैं शलवार कमीज पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ रख जाता है। मेरी खूबसूरत रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है गया मैं चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो खास चमक होती है, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, फूफी आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसलिए मेरे शौहर कभी कभार दिन में ही मेरा पूजन कर देते थे। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे शौहर सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी हैं। मैं अपने शौहर का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे शौहर अब तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। मैं अपनी बहुत सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे शौहर काशिफ घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की सालगिरह की पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वो बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। काशिफ का दर्द चाहे जिस्मानी था, लेकिन मेरे दिल में एक गहरी फिक्र का समंदर इमनद आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने फौरन उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी बहन और मेरा भतीजा अहमद इन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे बहनोई और बहन तो वापस चले गए, लेकिन अहमद ने काशिफ को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहकर अहमद को कुछ दिन रखने के लिए बोल दिया। अहमद मान गया और बहुत खुश हो गया। अहमद मेरे कान तक ही आता था, जिस्म भी ठीक ठाक था और रंग भी आम सा। अहमद ज्यादा बड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज अहमद मुझसे थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं काशिफ को खाना खिला रही थी तो अहमद भी हमारे पास बैठा था। फिर अहमद अपने कमरे में जाकर वक्त पर सो गया था। काशिफ के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वो अब भी दर्द में था। तभी मेरे अंदर की जज्बात बाहर निकल पड़ी। मैंने काशिफ के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोजाना मीच खेला करते थे। काशिफ ये सुनकर मुस्कुराने लगे। हम क्या हो गया मेरी थना, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रही है। सच बताओ तो इस वक्त मेरे शौहर ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ थना, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस गड़बड़ का क्या हल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं पलस्तर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे शौहर मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, छोड़ो, नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है क्योंकि आपकी बेटी रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे शौहर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद काशिफ सो गए क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसलिए मैं खड़ी होकर अहमद को देखने चली गई कि वो सोया है या नहीं, लेकिन अहमद अब तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अहमद, 11 बज चुके हैं और तुम अब तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अहमद उठकर बैठ गया और बोला,
नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देखते लेट गया। फिर अहमद ने पूछा, फूफी आप भी तो नहीं सोए? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अहमद ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बना सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मना से ऐसा सुनते ही अहमद ने अपनी नज़रें नीचे झुका लें और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की प्यारी है या नहीं? अहमद कुछ नहीं बोला, उसे अब भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी फूफी से इतना मत शर्माओ। आहिस्ता से बोला, फूफी सच बताऊं तो ऐसी बातों मैंने अब तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसी बातों में बहुत मज़ा आता है। अहमद ने कहा, हाँ फूफी, एक थी लेकिन उसने अब मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी प्यारी तो कर दी होगी ना? अहमद बोला, नहीं फूफी, सच बताऊं तो मैं उसे दरअसल तरीके से छुआ भी नहीं था। मैंने मुन्ना बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो अहमद, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते अहमद के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुलें तो अहमद बिस्तर पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही अहमद ने मुझे गड़मारनंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वो बोला, फूफी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्माए जा रहे थे। अहमद मुस्कुराता हुआ पूछने लगा, फूफी आप बरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। अहमद मुझसे कहने लगा, फूफी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए फिरती हैं, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। इसके बाद अहमद मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वो मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी वक्त अच्छे से कटने लगा था। अहमद को आए हुए 11 से 13 दिन गुजर चुके थे और वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत खिदमत करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभार मेरे जिस्म को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिन बदन बढ़ रही थी और मेरे शोहर की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अहमद ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे। वो भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सिखाने या कपड़े सिखाने जाती तो वे मुझे ही देखते और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लो ताकि कुछ वक्त के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं उनमें से कौन मुझे मेरे शोहर को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन अहमद तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पका प्लान बना लिया कि आज अहमद से मदद ले ही लूंगी। इसके बाद मैं रोटी और खाना पकाने चली गई। जैसे ही अहमद नहाकर ताज़ा दम होने के बाद बावर्ची खाने में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं बावर्ची खाने में ही लौटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अब नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे शोहर और अहमद के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अहमद अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम गिर गया और कहने लगा, सूरी फूफी मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अहमद क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अहमद बोला, अरे फूफी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अहमद का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी फूफी थी, इसलिए वो थोड़ा गैर आरामदायक महसूस कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा, अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो।